नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल देश का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है लॉकडाउन की। लगभग 50 दिन होने को आए हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। खासकर मध्यम वर्ग के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, उनके पास में ना तो कोई धंधा है और ना कोई रोजगार है। ऐसे में जो गार्जियन हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ये कि आखिर वो अपने बच्चों की फीस स्कूल में भरे तो कैसे? क्योंकि इन 50 दिनों में कमाई तो कुछ हुई ही नहीं। वहीं कॉन्वेंट स्कूल गार्जियन पर फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में गार्जियन को दो चार होना पड़ रहा है। आज की परिचर्चा इसी मुद्दे पर आधारित है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, नया सवेरा ट्रस्ट के अध्यक्ष यशपाल सिंह यादव और समाज सेवी नीरज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पहुंचना चाहूंगा यशपाल जी के पास में। यशपाल जी, लगभग 50 दिन हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्ग के सामने आ रही है। उसके सामने कोई धंधा रोजगार नहीं है। ऐसे में वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे अपने बच्चों की फीस जमा जमा करे तो कैसे करें? क्या कहना चाहेंगे आप? जी धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इनका उपयोग आर्थिक लाभ के लिए कभी नहीं होना चाहिए। स्कूलों को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं और ये जैसे कि पूरा देश आज आर्थिक मुद्दों पे चर्चा कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि हमारी शिक्षा का हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है। तो यदि अगर 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान मिलना चाहिए, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, वो हमारे शिक्षण संस्थानों को मिलना चाहिए। आज अगर शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक हमारी आजादी के 70 सालों बाद हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाया है। उसकी हालत जैसी है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इन संस्थानों की हालत कैसी है। लेकिन इन 50 दिनों में जो ये बंद रहे हैं और अगर टीचरों की सैलरी नहीं मिलेगी तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनसे अगर फीस मांगी जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जायज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो आर्थिक पैकेज अनाउंस हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में जाना चाहिए। टीचरों की सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए, बच्चों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। यशपाल जी का कहना है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और इसको व्यवसायिक दृष्टि से न देखकर एक शिक्षा का प्रचार प्रसार का एक जो जरिया है वही फोकस करना चाहिए। भले ही लोगों के पास में आर्थिक संसाधन नहीं है, ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए ताकि शिक्षण संस्थानों को अनवरत रूप से चालू रखा जा सके और अभिभावकों के ऊपर भी जोर ना पड़े और जो टीचर्स हैं उनको भी इस शिक्षण संस्थानों से पेमेंट मिलती रहे। हमारे साथ में नीरज जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। नीरज, बाजारवाद हावी हो गया है शिक्षण संस्थानों पर, लगातार गार्जियन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है फीस जमा करने के लिए। यशपाल जी कह रहे हैं कि बाजारीकरण पर रोक लगनी चाहिए, क्या कहना है आपका? मेरा मानना है कि जो भी स्कूल में जो फीस ली जा रही है, ज्यादातर स्कूलों को माफ कर देनी चाहिए और ये अध्यापक और मैनेजमेंट को मिलकर डिसाइड करना चाहिए। और जो बच्चे, जो गार्जियंस गरीब हैं, जो कि मध्यम वर्ग से हैं, उनकी फीस माफ हो जानी चाहिए। जो स्वेच्छा से अपना फीस देना चाहते हैं और जो सक्षम है वो अपनी फीस दे सकते हैं। मुझे लग रहा है ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए। जी जी। नीरज, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नीरज। जो भी स्कूल्स हैं, उसके स्कूल और मैनेजमेंट को, अध्यापक और मैनेजमेंट को मिलकर एक फैसला करना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस पूरी तरह से माफ हो जानी चाहिए और जो सक्षम है उनको फीस दे देनी चाहिए। जो लोग सक्षम लोग हैं उनको फीस देनी चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनकी फीस पूरी तरह से माफ हो जानी चाहिए। और ये अध्यापक और मैनेजमेंट और यहाँ का जिला प्रशासन मिलकर अगर इस पहल को करेगा तो
मुझे लगता है कि इसमें हम लोग बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, जिला प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए। यशपाल जी, लॉकडाउन के दरमियान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने शिक्षण संस्थानों से रिक्वेस्ट की थी कि वो प्रयास करें कि गार्जियन से फीस ना लें, या फीस लें तो उनसे आधी फीस ली जाए या उनकी फीस माफ कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि वो फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को फीस आखिर कैसे देंगे? इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एक ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? पहली बात तो धर्मेंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्लियर कट एक निर्णय देना चाहिए। रिक्वेस्ट करने में वो ये कह रहे हैं कि ना लें, लेकिन कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ज्यादातर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूंगा, वो ये कहेंगे कि हमें अपने टीचरों की सैलरी देनी है। अगर टीचर ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो जब स्कूल खुलेंगे तो वापस से वो शिक्षा का जो हम स्कूल को जो नॉर्मल करना होगा वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसके लिए एक वेल डिफाइंड पॉलिसी चाहिए कि स्कूलों को भी आर्थिक पैकेज में से कुछ कुछ सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जो उनकी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का मतलब जो वहां पे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, स्कूल के बिल, बिजली के और टीचरों की सैलरी, ये सरकार की तरफ से जो भी उनकी फिक्स कॉस्ट है और जो भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, वो उनको कहीं ना कहीं से उनको सहायता मिलनी चाहिए और वो उसको आगे पास ऑन करें। क्योंकि अगर हम उनकी मर्जी पे छोड़ देंगे तो ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि वो पूरे बच्चों में से गरीबों को ढूंढे पहले, फिर जरूरतमंदों को ढूंढे। तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की हमें जरूरत है कि आप शिक्षा के लिए वैसे भी हमें, मैं पर्सनली मानता हूँ कि सरकार को अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा में देना चाहिए। और आज हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सब भी बंद है और इनसे पढ़े हुए छात्र आने वाले कुछ सालों भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए तैयार होंगे। तो उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो 2 साल बाद इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, उन लोगों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। नहीं तो इसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है वो बहुत खराब पड़ता है। जो जैसी देश की शिक्षा होगी वैसी ही उसकी अर्थव्यवस्था होगी। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि सरकार को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, वेल डिफाइंड रूल्स का एक वो बनाना चाहिए कि स्कूलों को क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करने हैं और सरकार को उन्हें पीछे से वो बैकअप देना चाहिए। बड़ी बात कही यशपाल जी ने। यशपाल जी कह रहे हैं कि आर्थिक पैकेज इस तरीके से देश में जारी किया गया है, उसी प्रकार केवल कॉन्वेंट स्कूलों की बात क्यों हो, बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो, मेडिकल कॉलेज की भी बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, सरकार को एक आर्थिक पैकेज स्कूल और कॉलेजों के लिए देशव्यापी स्तर पर लाना चाहिए, ताकि ना तो टीचर्स को पेमेंट की दिक्कत आए और ना बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। नीरज जी, झांसी के 4 विद्यालयों ने अपने स्टूडेंट्स की जो फीस है वो माफ करने की घोषणा की है। किस जी, दृष्टि से जी। देखते हैं, एक अच्छा प्रयास मानेंगे आप इसको? जी, ये बहुत अच्छी उन्होंने सराहनीय पहल की है और हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। स्किल इंडिया सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने उन सबको सम्मानित भी किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल निकल के आएँ। जब तक प्रशासन नहीं जागरूक हो रहा है, अगर इस तरह से स्कूल पूरी तरह से जागरूक रहें और जो लोग इस तरह का कदम उठा सकते हैं, बहुत सराहनीय पहल है। झांसी में 4 विद्यालय हैं जो कि पूरी तरह से 3 महीने की फीस माफ कर चुके हैं और आप देखोगे कि मध्यम वर्ग के और सारे बच्चों के लिए उन्होंने फीस माफ की है। तो ये एक अच्छी पहल है और इसके माध्यम से और भी लोग जागरूक होंगे, जो स्कूल चाहें, टीचर देना चाहें, वो भी ऐसा कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी से कमाते आ रहे हैं, अगर वो अपने अध्यापक और आपस में मैनेजमेंट मिलके एक सामंजस्य बिठाएँ, कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और इसका अगर कदम उठाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल होगी। नीरज जी ने बड़ी बात कही है कि अ, साल भर तक स्कूल जो प्रशासन है वो गार्जियन से फीस लेता है, और ऐसे में यदि वो 2 महीने की फीस माफ कर देता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और जहां तक 4 विद्यालयों ने फीस माफ की है, उसका इन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि और विद्यालयों को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए और गार्जियन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी जो फीस है वो फीस माफ करनी चाहिए। एक और सवाल आ रहा है, सरकार ने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़ाई की तैयारी शुरू की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी कारगर साबित होगी? ये यशपाल जी से हमारा सवाल है। जी, ऑनलाइन चैनल के थ्रू जो पढ़ाई शुरू की है, उसका जो अभी बीच में जो ये 50 दिन का ब्रेक आया है,
उसको कवर अप करने के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चा जाके पढ़ता ही नहीं है, स्कूल में जाके बहुत सारी चीजें सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, बिहेवियर सीखता है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल में जाके ही सीखी जा सकती हैं और घर पे बैठ के नहीं सीखी जा सकती। लेकिन उन लोगों को शिक्षा से कनेक्ट रखने के लिए और उनकी पढ़ाई सफर ना हो, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं इसको एक अच्छा तो कहने कदम का मतलब मानता हूँ, समथिंग इज लेकिन बेटर देन नथिंग वाली बात यहाँ पर आ रही है कि कम से कम कुछ पढ़ाई तो बच्चों की हो रही है। बिल्कुल, तो ये एक बट लेकिन ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा दिन चलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है, मैं मानता हूँ सरकार की, जो उन्होंने ऑनलाइन स्कूल की परमिशन दी। यशपाल जी, एक बड़ी बात सामने आ रही है, केवल शिक्षा की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले आपने कहा था कि शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। पूरे देश की बात करें तो जो 50 रुपए की एक किताब होती है, वो किताब 500 रुपए में बाजार में बेची जाती है, जबकि उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 50 रुपए होती है। ऐसे में गार्जियन पर दोहरा बोझ पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन में 50 दिन से अपने घर बैठा था, फीस नहीं भर पा रहा है। ऐसे में भले ही वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चों को किताबों की जरूरत है और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ऑनलाइन किताबें भी खरीदें, बाजार से किताबें भी खरीदें, जबकि किताबें बहुत महंगी हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए ताकि जो शैक्षणिक सामग्री है वो सस्ती हो? देखिए धर्मेंद्र जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप भी बहुत इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान हैं, वो इन संस्थानों का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। ये बात कहीं छुपी नहीं है, और ये जो सरकारी व्यवस्था में जो कमी रही, उसका इन लोगों ने फायदा उठाया और अच्छी शिक्षा देने का एक सपना दिखा के, और ये सारे इंस्टीट्यूट चालू। हम और देशों से अगर अपना कंपैरिजन करें तो माने जाते हैं, जब जिनको गवर्नमेंट स्कूल में जगह नहीं मिलती है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। और जब इनका आधार आर्थिक लाभ है, तो ये हर तरीके से, चाहे किताबों को बेचने में हो, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे उनकी दूसरी एक्टिविटीज हो, किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू ये लोग पैसा निकालने का काम करते हैं। तो आज के समय पे अगर मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं लोगों से या निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पेरेंट्स से फीस ना लें, तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता, जो आर्थिक लाभ के लिए इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं वो क्यों नहीं फीस लेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से फीस लेने का प्रयास करेंगे। बहुत कम लोग हैं, जैसे कुछ नाम आपने बताए कि उन लोगों ने 2-3 महीनों की फीस माफ की है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाने के लिए बनाए गए हैं, और वो लोग इस समय किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं आएगी कि स्कूल्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या उनको सहायता मिलेगी और कैसे कैसे उनको वो सहायताएं आगे पास ऑन करनी है। तो हमें इस लेकिन सच्चाई यशपाल को जी, एक मानना उत्तर होगा। प्रदेश सरकार ने एक और प्रयास तो सबसे किया ही है, लोगों से गुजारिश तो की है। मैं नीरज जी के पास आना चाहूंगा। नीरज जी, आप स्किल इंडिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने कोई इस तरह की पॉलिसी तैयार की है? क्योंकि आप लोग समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको अपने माध्यमों से, अपने संसाधनों से शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास इस कोरोना लॉकडाउन के टाइम में आप करने वाले हैं क्या कुछ? हमारे यहाँ पे जो कौशल विकास का जो हम लोग करते हैं, तो स्किल इंडिया के माध्यम से, इसमें हमारे यहाँ पे किताबें भी निःशुल्क होती हैं और जो प्रशिक्षण होता है वो निःशुल्क होता है। तो सरकार सारा मैनेज करती है, सारा फंडिंग गवर्नमेंट करती है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या दीन दयाल उपाध्याय योजना के नाम से संचालित किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से सारी फंडिंग मैनेज की जाती है उत्तर प्रदेश में, बाकी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से होती है। तो इस तरह का कोई आना चाहिए, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, कि पूरी तरह से सरकार को किताबों को फिक्स कर देना चाहिए कि जो बुक आज पढ़ रही है, वो बुक आगे भी अपने नेक्स्ट उसमें यूज़ की जा सके, अगले बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। अभी होता क्या है कि हर बार सिलेबस चेंज होता है। सिलेबस चेंज होने से बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो किताबें दोबारा से हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं और फिर से हमें बड़ी बड़ी बात कही है नीरज जी ने। जो सिलेबस हर साल चेंज हो जाता है, उससे दोहरी मार गार्जियन के ऊपर पड़ती है। पहले क्या होता था, जब हम लोग बच्चे थे, एक बार किताबें खरीद ली, वही किताबें हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते थे और उन किताबों का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस अब नई जो पॉलिसी आई है,
जो लोगों ने स्वयंभू पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के जरिए गार्जियन का दोहन हो रहा है। हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है, महंगी किताबें हर साल बच्चों को खरीदनी पड़ती है। यशपाल जी, बड़ी बात सामने आई है, क्या सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हर साल कम से कम सिलेबस चेंज ना हो, पुरानी किताबें जो हैं, जैसे दूसरे देशों में या हमारे देश में ही पहले जो पद्धति लागू थी, वो पद्धति फिर से लागू होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो इससे एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ कि सरकार को जो भी बुक कंपनीज हैं, जो भी प्रिंट करती हैं बुक्स, जो भी पब्लिकेशंस हैं, उनको ई बुक्स भी प्रिंट करनी चाहिए, जो कि इंटरनेट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं या उनका सब्सक्रिप्शन ले सके 1 साल का। अगर बच्चा 1 साल के लिए स्कूल जा रहा है, तो बहुत ही कम मूल्य में वो साल भर का सब्सक्रिप्शन ले ले और ऑनलाइन बुक खोल के पढ़ ले। इससे तो पेपर की वेस्टेज नहीं होगी और हर व्यक्ति स्मार्टफोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा खोल सकता है। जैसे कि नीरज भाई ने बताया कि वो सिलेबस चेंज होता रहता है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है कि हर बार नया पब्लिकेशन आता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो 3-4 साल पुरानी बुक्स में, जब हम पुरानी बुक्स खरीदने जाते थे मार्केट में और उनको लेके आते थे, तो 50% मटेरियल उस साल का मिलता था, 50% चेंज हो चुका होता था, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती थी। तो हम लोग ऐसे बुक्स को कलेक्ट करके और फोटोकॉपी करा के कुछ अरेंजमेंट करते थे। तो इसके लिए एक बहुत ही फर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सिलेबस इतना जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए और जो पब्लिकेशंस हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए कि वो ई बुक्स भी स्टार्ट करें, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो और स्टूडेंट्स ऑनलाइन उनको डाउनलोड कर लें या प्रिंट आउट्स निकाल के जो भी करना चाहें वो साल भर के लिए कर सकें। सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए। यशपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो प्रिंटिंग सामग्री है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि सरकार को एक निगरानी समिति बनानी चाहिए, वो इन जो पाठ्य सामग्री है उनकी निगरानी करे, किस कीमत पर वो गार्जियन को, बच्चों को बेची जा रही है, और एक ऐसी पॉलिसी बने ताकि हर साल सिलेबस चेंज ना हो और अभिभावकों के ऊपर दोहरी मार ना पड़े। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि यशपाल जी ने जो सजेशन दिया है कि जो पाठ्य सामग्री है वो ऑनलाइन आनी चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन उसका फिक्स होना चाहिए, आपको क्या लगता है कितना सफल हो सकता है यशपाल जी का ये सुझाव जो है? बिल्कुल, ये बहुत कारगर होगा अगर ऐसा लागू हो गया। पहले से ही जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इनका पूरा QP बनाया गया है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, दोनों मोड में इसको स्टडी कर सकते हैं। एक लेवल पे उन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें तो उसको सुधार किया है। सेम इस चीज़ को इसमें भी लेके आना चाहिए, जिससे कि इन जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके ऊपर दोहरी मार ना पड़े और वो लोगों को कोई भी बुक अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से, ई-बुक के माध्यम से वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा एक रहता है कि अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने घोषणा की है कि 15 नए जो चैनल हैं वो चैनल शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, उनके माध्यम से पढ़ाई होगी। आपको क्या लगता है कि जो 15 नए चैनल आने वाले हैं, सैटेलाइट चैनल, वो शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे? जी बिल्कुल साबित होंगे। आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और सारे लोग के पास में, हर परिवार के पास में एंड्रॉइड मोबाइल ऑलरेडी है, और नहीं है तो उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जितने की वो किताबें लेते हैं, जितने में अगर फोन आ गया तो डिजिटली वो पूरे घर का बाकी चीजें कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से वो अपने घर के सारी चीजें भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो 15 चैनल आने की बात वित्त मंत्री ने कही है, नीरज जी और यशपाल जी सहमत हैं? ऑनलाइन का जमाना है, एंड्रॉइड से, टीवी से लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। यशपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि अभिभावकों पर सीधी मार ना पड़े, एक आर्थिक पैकेज आए और उस आर्थिक पैकेज के जरिए शिक्षा की जो ज्योति है उसको भी लगातार प्रज्वलित किया जा सके। वो आर्थिक पैकेज शैक्षणिक संस्थानों पर भी खर्च किया जाए। नीरज का कहना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सामाजिक संस्थाएं जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरीके से आगे आकर अभिभावकों की सहायता करें, बच्चों की सहायता करें, ताकि शिक्षा का बाजारीकरण ना हो सके। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही, और हमारे जो खास मेहमान हैं यशपाल सिंह यादव और नीरज जी, उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए मुद्दे के साथ में अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।